ताजा आंकड़ों से पता चला है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के कारण ग्रीनलैंड में इस शताब्दी में औसत तापमान पिछले 1000 वर्षों में सबसे गर्म रहा है। जर्मनी स्थित एल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट नामक संस्था के नेतृत्व में एक शोध दल ने बुधवार को विज्ञान पत्रिका नेचर में ये जानकारी दी। शोध दल ने ग्रीनलैंड के मध्य और उत्तरी हिस्से की बर्फ की चादर का विश्लेषण किया ताकि 2011 तक 1000 वर्षों से भी अधिक समय से तापमान में हुए बदलावों की जांच की जा सके। शोधकर्ताओं ने पाया कि वर्ष 2001 से 2011 तक का औसत तापमान 20वीं शताब्दी की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर पिघलने से समुद्रों का जलस्तर काफी बढ़ जाएगा। शोध दल के अनुसार अध्ययन से पता चला है कि मानव जनित प्रभाव मध्य और उत्तरी ग्रीनलैंड में भी देखा जा रहा है और इससे ग्रीनलैंड की बर्फीली चादर और तेजी से घट सकती है। जापान के श्रम एवं कल्याण मंत्रालय ने निजी क्षेत्र में दिव्यांग कर्मचारियों के अनिवार्य अनुपात को करीब 3 वर्षों में बढ़ाकर 2.7% करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय की एक समिति ने बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सुनिश्चित करना है। मौजूदा कानून के तहत कंपनियों को अपने श्रम बल में दिव्यांग कर्मचारियों के अनुपात को कम से कम 2.3% रखना अनिवार्य है। इस अनुपात को 2 चरणों में अप्रैल 2024 में 2.5% और जुलाई 2026 में 2.7% तक बढ़ाया जाएगा। केंद्र और स्थानीय सरकारों में इस अनुपात को वर्ष 2026 में बढ़ाकर 3% किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कंपनियों में कार्यरत दिव्यांगों की संख्या में बढ़त का रुझान देखा जा रहा है और ये पिछले वर्ष जून में 6,10,000 से अधिक हो गई थी, लेकिन केवल 48% कंपनियों ने कानूनी कोटे का ये लक्ष्य हासिल किया है। जापान के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ियों के संघ ने मितोमा काओरू को वर्ष 2022 का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। ब्रिटेन की प्रीमियर लीग में ब्राइटन एंड होव एल्बियन टीम में मितोमा एक विंगर खिलाड़ी हैं। उन्होंने हाल ही में कतर में हुए फीफा विश्व कप में 4 मैच खेले थे, जिनमें ड्रिबलिंग कौशल का परिचय देते हुए जापान को गोल करने के कई अवसर प्रदान किए थे। स्पेन के साथ मैच में उनकी गोल में सहायता करने की कला जापान को नॉकआउट चरण तक ले जाने में सहायक रही थी। मितोमा ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि वो ये पुरस्कार प्राप्त कर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं और अन्य खिलाड़ियों द्वारा चयनित किए जाने पर बेहद खुश हैं। खिलाड़ी संघ के अध्यक्ष और कतर विश्व कप में कप्तानी करने वाले योशिदा माया का कहना है कि अन्य खिलाड़ियों द्वारा सकारात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें उम्मीद है कि इस पुरस्कार से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। मुख्यतः कमजोर येन और ऊंची ऊर्जा कीमतों के कारण जापान ने अब तक का सर्वाधिक वार्षिक व्यापार घाटा दर्ज किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022 के लिए लगभग 200 खरब येन यानी करीब 155 अरब डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया गया। 1979 में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होने के बाद से ये रिकॉर्ड उच्च व्यापार घाटा है। येन मुद्रा में आयात 39.2% बढ़ा। कच्चे तेल, कोयले और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया। कमजोर येन के कारण भी कीमतों में वृद्धि देखी गई। उधर निर्यात में 18.2% की वृद्धि दर्ज की गई। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो अगले सप्ताह संसद में नीतिगत भाषण देने वाले हैं। भाषण में देश की गिरती जन्मदर से निपटने के उपायों को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताने की उनकी योजना है। संसद का साधारण सत्र अगले सप्ताह से आरंभ होने वाला है। किशिदा के भाषण के मसौदे के अनुसार गिरती जन्मदर के कारण जापान सामाजिक व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली को कायम रखने की क्षमता खोने की कगार पर है। मसौदे में ये भी कहा गया है कि बच्चों और उनके पालन पोषण में सहायता से जुड़ी नीतियां भविष्य के लिए सबसे प्रभावी निवेश हैं।
सरकार इसके लिए ठोस उपाय तैयार करते हुए वित्त पोषण के स्थिर स्रोत जुटाने के प्रयास करेगी। मसौदे में वेतन वृद्धि के सरकारी प्रयासों का भी उल्लेख है। इनमें अस्थायी से स्थायी रोजगार चाहने वालों के लिए और कौशल पुनर्विकास के लिए सहायता का प्रावधान है। सरकार वरिष्ठता आधारित वेतन व्यवस्था की समीक्षा और अन्य उपायों के जरिए श्रम बाजार में तेजी से सुधार लाने की भी कोशिश कर रही है। मसौदे में रक्षा बजट के संदर्भ में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 से 5 वर्ष के दौरान सरकार की कुल 430 खरब येन यानी करीब 335 अरब डॉलर जुटाने की योजना है। इसके अनुसार सरकार कर वृद्धि से पहले पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाने के उद्देश्य से प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों के हर संभव प्रयास करेगी। उत्तर कोरियाई मीडिया के अनुसार देश की संसद सुप्रीम पीपल्स असेंबली ने बुधवार को संपन्न 2 दिवसीय सत्र में इस वर्ष के लिए बजट और राष्ट्रीय परियोजनाएं तय की हैं। सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के समाचार पत्र रोदॉन सिन्मुन और अन्य मीडिया एजेंसियों ने खबर दी कि प्योंगयांग में आयोजित सत्र के लिए देश भर से प्रतिनिधि एकत्र हुए। खबर है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन बैठक में शामिल नहीं हुए। समाचारों के अनुसार अनुमान है कि इस वर्ष का रक्षा बजट कुल व्यय के 15.9% के बराबर होगा। ये पिछले वर्ष के समान ही है जब राष्ट्रीय रक्षा सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। खबर में कहा गया है कि इस बजट से राष्ट्रीय रक्षा पर सत्तारूढ़ पार्टी की रणनीति को लागू करना संभव हो पाएगा। खबर में इस बात पर भी जोर दिया गया कि उत्तर कोरिया शत्रुतापूर्ण ताकतों के खतरों या चुनौतियों से निपट सकता है। ऐसा लगता है कि इसका इशारा अमेरिका जैसे देशों की ओर है। सत्तारूढ़ पार्टी की दिसंबर के अंत में हुई बैठक में किम ने वर्ष 2023 के लिए एक नीति की घोषणा की थी। इसमें एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के विकास सहित देश के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को मजबूत करने की बात कही गई है। इस वर्ष उत्तर कोरिया की स्थापना को 75 वर्ष हो रहे हैं। समझा जा रहा है कि सुप्रीम पीपल्स असेंबली ने इस नीति के अनुरूप बजट को